सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है हींग वाला। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का सार। कई बार खून के रिश्ते इतने पास नहीं होते जितने प्यार के रिश्ते होते हैं। खान का लेखिका के साथ इतना अच्छा रिश्ता था कि वही उनके बच्चों को से बचाकर लाया। तो बच्चों, इस अध्याय के द्वारा हमें क्या बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि खून के रिश्ते इतने पास नहीं होते हैं जितना प्यार का रिश्ता होता है। अब जो लेखिका है, इस अध्याय की जो लेखिका है, उनका खान के साथ एक ऐसा ही रिश्ता था और इतना अच्छा रिश्ता था कि वो उनके बच्चों को बचा कर लाया था। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। अम्मा, हींग लेगा, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मौलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। तो हम क्या देखते हैं कि जो खान है वो अम्मा के घर जाता है और कहता है हींग लोगी क्या, और 35 साल का वो आंगन में आकर रुक जाता है। पीठ पर बंधे पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और फिर मौलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर जाकर बैठ गया। भीतरी बरामदे से एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों ना जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। तो इतनी देर में क्या होता है कि बरामदे से एक 9-10 वर्ष का बच्चा बाहर निकल कर आता है और वो खान को मना कर देता है कि अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर जो खान है वो नहीं जाता है। वो कहता है कि मैं अब कहाँ चला जाऊंगा, अपने देश चला जाऊंगा, इसलिए आज तुम ही ले लो। सावित्री इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई, बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन तो हुए नहीं, तुमसे हींग ली थी। तो सावित्री जो है वो इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर आती है और कहती है कि हींग तो अभी मैंने तुमसे कुछ दिन पहले ही ली थी और वो घर में बहुत सारी हींग रखी हुई है। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो, उसी स्वर में फिर बोला, अरे माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, हम तुम्हें हींग देकर ही जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी ना पाई थी कि उसने फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा माँ। तो खान जो है वो सावित्री की बात को सुनता ही नहीं है, अनसुना कर देता है और उसी स्वर में बोलता है कि अरे माँ, हम तो तुम्हारे हाथ से ही क्या चाहता है, वो नहीं चाहता है, और एक ही तोला ले लो, पर ले जरूर लो, हम तुम्हें हींग देकर ही जाएगा। और इतना कहकर खान जो है वो अपने डब्बों को खोलने लगता है और एक डब्बा जो है वो सावित्री की तरफ रख देता है और सावित्री के सामने सरकाते हुए कहता है, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। फिर सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या, हींग ढेर सी रखी है। तो सावित्री अभी भी मना ही कर रही होती है क्योंकि उसके घर में पहले से ही हींग होती है, लेकिन खान जो है वो इसलिए उसे हींग देना चाहता है क्योंकि वो जाने वाला है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है पड़ा रहेगा, फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए, तभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। अब खान क्या कहता है, तुम कुछ भी ले लो अम्मा, लेकिन तुम कुछ ना कुछ जरूर ले लो, क्योंकि अगर हींग है भी तो अगर तुम ले भी लोगी तो वो वैसे ही घर पे पड़ी ही रहेगी, कुछ होगा तो नहीं, हम वैसे भी अपने देश जा रहा है और कब वापस लौट कर आएगा नहीं पता है। और वो ये कहते कहते हींग को तौलने लगता है।
तभी क्या होता है, सावित्री के बच्चों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जो है, उन्हें ऐसा लगता है कि खान जो है वो जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती तोले जा रहा है। तो वो मना कर देते हैं कि माँ तुम मत लेना इनसे, और कभी मत लेना। जब हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने खान ने रख दिया, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना, चलो माँ अंदर चलो। अब सावित्री के सामने खान जो है वो पुड़िया रख देता है। अब उस पुड़िये को जो सावित्री का बच्चा है वो लेता है और फिर खान के पास जाकर फेंक देता है और कहता है कि इसे ले जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और फिर अपनी माँ को अंदर जाने के लिए कहता है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर ना देते हुए हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान? 6.25 आने पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी ना लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दे दिए, अगर हम मांगे तो कभी नहीं देगी। सबसे छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 6 साल के लगभग थी, बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे, फिर हम लोग मलाई की बर्फ खाएंगे। अब सावित्री जो है वो किसी को कुछ उत्तर नहीं देती है, किसी भी बच्चे को। वो चुपचाप जाके उस पुड़िया को उठा लेती है और फिर उससे खान से पूछने लगती है कि कितने पैसे हुए खान। तो वो बता देता है कि 6.25 रुपए, 6.25 आने पैसे हो गए हैं। तो सावित्री जी जो है वो 5 पैसे तोले के भाव में 6 आने पैसे लाकर उसे दे देती है। और फिर खान जो है वो सलाम करके वहां से चला जाता है। लेकिन सावित्री के बच्चों को अपनी माँ की ये चीज अच्छी नहीं लगती है। वो सोचते हैं कि अगर हम पैसे मांगे तो माँ नहीं देती है। उन्होंने खान को इतने सारे पैसे ऐसे ही दे दिए। और जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो कितने उम्र का होगा, 6 साल उम्र का होगा। 6 साल का होगा। वो क्या कहता है कि भैया अम्मा से पैसे मांगो, हम क्या खाएंगे, मलाई की बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 6 आने पैसे दे दिए हैं, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। इसके आगे उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ, पर छोटे के कानों में तो मलाई के बर्फ वाले की आवाज गूंज रही थी। मलाई का बर्फ, ठंडा बर्फ। वह माँ से बिगड़कर बोला, दो माँ, 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। अब सावित्री का जो बड़ा लड़का होता है वो माँ से कहता है कि माँ तुमने वैसे ही 6 आने पैसे उसको दे दिए हैं, हींग की तो हमें जरूरत भी नहीं थी। इसके आगे उसमें और कहने की बात इतनी हिम्मत नहीं होती है। पर जो छोटा वाला होता है उसके कानों में बर्फ वाले की आवाज गूंज रही होती है। तो वो बिगड़कर अपनी माँ से कहता है कि माँ अब हमें भी 6 आने पैसे दो और हम तो पैसे लेकर ही रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे ना मांगो, वे तुम्हें नहीं देंगी। उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं है। अब जो लड़की है वो क्या कहती है कि माँ से तुम पैसे मत मांगो, माँ हमें पैसे नहीं देंगी। माँ किसको देगी, उस खान को ही देगी, क्योंकि वही उसका बेटा है, हम तो नहीं है। सावित्री को बच्चों की इन बातों से हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को तुमने खान को भी पैसे दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दिया है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। तो सावित्री जो है वो अपने बच्चों की बातों को सुनकर हंस रही होती है मन ही मन में, लेकिन उनको ऐसा दिखाती है, बनावटी क्रोध दिखाती है और कहती है, चलो चलो अंदर चलो, खाना खा लो। फिर जो छोटा बच्चा है वो बोलता है कि नहीं, हमें पैसे दो, तुमने खान को तो पैसे दे दिए। तो सावित्री उसको कहती है कि खान ने तो मुझे पैसे के बदले हींग दिया है, तो तुम मुझे क्या दोगे? तो छोटा क्या बोलता है कि मैं तुम्हें मिट्टी दूंगा। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो पहले खाना खाओ, फिर मैं रुपया तुड़ाकर तीनों को 6 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगा, 1 रुपये में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी, छोटे के लिए 4 ही आने बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा। और दोनों में मारपीट हो चुकी होती। यही यदि मुन्नी 4 आने पैसे स्वयं लेना ना स्वीकार कर लेती।
अब सावित्री छोटे की बात सुनकर हंस पड़ती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मैं रुपया तुड़ाकर तीनों को 6-6 आने दे दूंगी। और खाते खाते सब लोग हिसाब करने लगते हैं कि 16 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी और 4 आने छोटा लेगा। तो छोटा ये बात सुनकर बिगड़ जाता है और वो कहता है मैं 6 आने ही लूंगा। तो दोनों मारपीट में उतर आते हैं। तभी जो मुन्नी है वो क्या कहती है कि मैं 4 आने ले लूंगी। कई महीने बीत गए, सावित्री की हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से हिंदू और मुसलमान मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने बड़ा उपद्रव मचाया, परंतु सब जगह नहीं। जिस मोहल्ले में खान मारे गए थे वहां पर खानों के उपद्रव ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। उन्होंने कई हिंदुओं की दुकानें लूट ली, घरों में आग लगा दी और ना जाने क्या क्या किया। धारा 144 के साथ साथ कर्फ्यू ऑर्डर भी लगाया गया। परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं की होली जल पाई। शहर भर में आतंक छाया हुआ था। कौन किस पर किस समय घात कर दे कुछ ठिकाना ना था। वे हिंदू के प्राणों के ग्राहक हो रहे थे। ऊपर से सब जगह शांति दिखाई देती थी, परंतु अंदर ही अंदर एक भयंकर अग्नि सुलग रही थी। सावित्री कभी कभी सोचती हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। फिर सोचती मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु ना जाने क्यों हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती। अब कई महीने बीत चुके थे और सावित्री की हींग भी खत्म हो गई थी। इसी बीच में होली आ गई थी। तो होली के अवसर में हिंदू और मुसलमान के बीच बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी थी, दंगे होने लगे थे। तो बहुत से हिंदू और मुसलमान मारे गए थे। अब मरने वालों में से जो थे वो 2 खान थे। तो इससे खानों में और ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया था। तो वो लोग क्या कर रहे थे, हिंदुओं को और ज्यादा मार रहे थे। तो धारा 144 के साथ साथ कर्फ्यू ऑर्डर भी लगाया गया था और इसके परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं की होली जल पाई, पर भयंकर आतंक छाया हुआ था। कौन किस पर कब हमला कर दे किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। वे हिंदू के प्राणों के ग्राहक हो रहे थे। ऊपर से सब जगह शांति दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयंकर अग्नि सुलग रही थी। और सावित्री कभी कभी सोचती कि कहीं हींग वाला खान जो था कहीं वो मारा तो नहीं गया। फिर वो सोचती कि दूसरे हींग वाले भी तो हैं। फिर वो सोचती कि पता नहीं क्यों उसे बार बार हींग वाले खान की ही याद आ रही है। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पिता किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ जाओ। अब एक दिन क्या होता है, सवेरे सवेरे यानी सुबह सुबह सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी हुई कुछ बीन रही होती है और बच्चे जो है वो उनकी छुट्टी होती है तो वहीं आसपास खेल रहे होते हैं। तभी सावित्री जो जो है वो उसके पति किसी से कड़वे स्वर में कुछ कह रहे हैं वो सुनती है। तो वो क्या कहते हैं कि क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ जाओ। फिर उत्तर मिला हींग है हींग। फिर उत्तर मिला हींग है हीरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमान में बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। फिर सावित्री बोली, खान, दंगे की बात सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तौलकर सावित्री को दे दिया। छुट्टे पैसे दोनों में से किसी के पास ना थे। खान फिर आकर पैसा ले जाएगा, खान ने कहा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। फिर हम क्या देखते हैं कि जिस सावित्री का जो पति है, जिस आदमी से बात कर रहा होता है वो खान ही होता है। तो खान जो है
वो अंदर आ जाता है तो सावित्री खान को देखकर कहती है कि बड़े दिनों बाद आए तुम, हींग तो कब की खत्म हो गई है। तो वो बोलता है कि मैं देश को गया था अम्मा और परसों ही लौटा हूँ। फिर सावित्री बोलती है कि यहाँ तो हिंदू और मुसलमानों में बहुत जोरों का दंगा हो गया था। तो खान कहता है सुना, समझ नहीं है जो लड़ते हैं। सावित्री बोलती है कि खान, दंगे के बारे में सुनने के बाद भी तुम हमारे यहाँ पर हींग देने के लिए चले आए, तुम्हें डर नहीं लगता? तो खान जो है वो अपने हाथों को कानों के पास रखकर, दोनों हाथों से कानों को ढककर कहता है कि ऐसी बातें मत करो अम्मा, भला कोई बेटा अपनी माँ से कभी डर सकता है क्या? और इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और फिर सावित्री के लिए हींग तोला और फिर उसे देकर वो चला गया, क्योंकि उनके पास छुट्टे पैसे थे नहीं। तो वो कहता है कि खान बाद में पैसे ले लेगा। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। होली पर दंगा ही हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका नहीं थी। दशहरे में सब जगह पूर्ण शांति थी। हिंदू होली नहीं जला सके थे, इसलिए भरे तो बैठे ही थे। दशहरा वे पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। हिंदुओं में खूब उल्लास था। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। किसी प्रकार के दंगे की आशंका ना होते हुए भी सावधान रहने की जरूरत थी। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से ही कुछ भीरू थी। फिर भला बच्चों को जुलूस देखने भेजे, कैसे भेज दे, जबकि पति भी घर में नहीं है। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौने का, सिनेमा का ना जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी गए हैं। कई नाम श्यामू गिना गया। अब बच्चों ने और भी जोर पकड़ा। उनका एक समर्थक भी तो बढ़ गया था ना। लाचार इच्छा ना होते हुए भी सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा, परंतु उसने बार बार श्यामू को ताकीद कर दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चे तो खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए और इधर बच्चों के भेजने के साथ ही सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब वह थी अब वह थी और उसका साल भर की गोदी का बच्चा। बच्चों के भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु देखते देखते दिन ढल चला। अंधेरा बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे नहीं लौटे। अब सावित्री को ना भीतर चैन था ना बाहर। वह घबराई हुई बच्चों को भेज देने की अपनी मूर्खता पर पछताती हुई कभी भीतर जाती, कभी बाहर जाती। इतने में कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया है ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। कहता हुआ आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ लोग और तेजी से जाते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है, मस्जिद के पास पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गए हैं, हजारों आदमी मर गए। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं, एक लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। फिर एक देहाती ने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन का पहचानित हैं माँ जी, फिर जान से प्यार कुछो नाही होत। जहाँ इतनी गोली चली रही है, घोड़ा दौड़त है, ना मरन को जाए। इनाम देते चाहे खजाना उलट देव, को ना जाई। फिर सावित्री सोचने लगी कि सच तो है, इतनी भीड़ में भला वे मेरे बच्चों को खोजते भी कैसे? उनसे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना भी भूल थी, पर करे भी तो क्या करे? साल भर के गोद के बच्चे को ना तो वह छोड़कर ही जा सकती थी और ना लेकर ही। मोहल्ला पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं जिसे वह भेज दे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर
पर भेजना ना भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह ना भेजती तो क्या जबरदस्ती चले जाते, और वह श्यामू जब देखो तभी अपनी टांग अड़ा देता है। अभी दिखाकर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी अभी तक हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे सावित्री को डर लग रहा होता है, क्योंकि अब दंगा हो चुका होता है और उसके बच्चे जुलूस देखने गए होते हैं। तो अब वो डर रही होती है कि अब उसके बच्चे कैसे होंगे। वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर भी नहीं देखने जा सकती है। उसे श्यामू पर भी गुस्सा आ रहा होता है और खुद पर भी गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों उसने हाँ कहा। सावित्री पागल सी हो गई। उसे रह रह कर लाशों के बीच अपने बच्चे भी तड़पते दिखाई पड़ते। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने देवी देवता मना डाले। बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली और उसके बच्चे लौट कर ना आए। अब शायद उसके बच्चे लौट कर ना आएंगे। सावित्री हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो, और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आ गई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक़्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। झूठे फायर भी पुलिस को करने पड़े, पर मरा कोई नहीं। कुछ लोग घायल जरूर हुए हुए हैं, पर पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है। शामू तो हमें दंगा होते ही छोड़कर भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, नहीं तो हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से ही लेने दोगे? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। तो हमने क्या देखा बच्चों इस अध्याय में कि किस प्रकार से खान ने ही उसके बच्चों को बचाकर वो घर लेकर आया। अब सावित्री जो थी वो क्या करती थी, केवल उससे हींग लेती थी, लेकिन जो खान है वो उसे अपनी माँ के समान देखता था। तो इसलिए उसने उसके बच्चों को भी बचाया। इसलिए कहा जाता है कि खून के रिश्ते से ज्यादा किसका रिश्ता बड़ा होता है, प्यार का रिश्ता बड़ा होता है, इंसानियत का रिश्ता सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।